हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों टॉपर्स क्लब आईएएस अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों लास्ट टाइम हमने सीडीपी के अंतर्गत जो शिक्षा मनोविज्ञान और मनोविज्ञान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बात की थी। आज हम उसी कड़ी में आगे देखते हैं कि जो मनोविज्ञान का जो सबसे एसेंशियल पार्ट होता है शिक्षा मनोविज्ञान, उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे और छोटे छोटे क्लिप्स के माध्यम से आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि जो सीडीपी की स्टडी है वो हम किन छोटे छोटे तथ्यों को लेके करें, क्योंकि अगर हम एक ही बार में एक ही लेक्चर में सब कुछ बता देंगे तो शायद आपको समझने में दिक्कत हो और आपको जो चीज़ें यूटिलाइजेशन लगे वो आप उसको रिपीट ना कर सको। तो दोस्तों आज हम देखते हैं कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसके अंतर्गत बहुत सारे सेक्शंस हैं को मैंने डिवाइड किया है। उन छोटे छोटे सेक्शंस के माध्यम से मैं आपकी जो छोटे छोटे तथ्य होते हैं, जो छोटे छोटे सब कॉन्टेक्स्ट होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा का क्या अर्थ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो शिक्षा के बारे में जब बात की जाती है तो हमारे मन में एक ही चीज़ आती है। शिक्षा का मतलब जो किताबी ज्ञान होता है या जो किताब और जो स्टूडेंट और टीचर के जो माध्यम होता है वही शिक्षा का मतलब होता है। जबकि मॉडर्न आज के दौर में शिक्षा का मतलब बालक के सर्वांगीण विकास से लगाया जाता है। तो हम देखते हैं कि प्राचीन काल में शिक्षा, ठीक है, प्राचीन काल में शिक्षा को विद्या कहा जाता था और शिक्षा का अर्थ बालक के मस्तिष्क में ज्ञान भरना ही समझा जाता था। इस प्रकार से बालक का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता था। मतलब जो प्राचीन काल में हमको जो शिक्षा ग्रहण की जाती थी या अभी भी अगर रिसेंटली टाइम में देखें तो शिक्षा का माध्यम सिर्फ किताबी ज्ञान से जुड़ जाता है। जबकि ऐसा बिल्कुल भी साइकोलॉजी या कोई भी साइकोलॉजिस्ट नहीं बोलता कि सिर्फ किताबी ज्ञान ही आपका सर्वांगीण विकास को जस्टिफाई करता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि प्राचीन काल की जो पद्धति चली आ रही थी वो अभी भी कहीं न कहीं जस्टिफाई है कि शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान हो गया, आपको हर चीज़ के बारे में नॉलेज हो या ना हो। तो उसके बाद में हम देखते हैं शिक्षा का जो शिक्षा अंग्रेजी भाषा के शब्द एजुकेशन का हिंदी रूपांतरण है। यह लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से मिल निकला है, जिसमें ई तथा ड्यूको लैटिन भाषा से है, जिनमें ई और ड्यूको लैटिन भाषा के हैं। ई का अर्थ है अंदर से तथा ड्यूको का अर्थ है आगे से बढ़ना, जिसका मतलब होता है भीतर से बाहर निकलना या बालक की अंतर्निहित शक्तियों एवं गुणों को प्रकट और विकसित करना। ठीक है, यह अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द की व्युत्पत्ति एजुकेयर शब्द से हुई है। ठीक है, इससे स्पष्ट होता है कि शिक्षा का कार्य बालक के अंतर्निहित शक्तियों को अग्रसित करने के साथ शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक पोषण करने और उसको सतत विकासमान बनाना है। तो आज के टाइम में अगर हम देखते हैं कि शिक्षा का जो महत्व है, जो शिक्षा की व्यवस्था है वो बदलते स्वरूप में जा रही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी सरकार ने लाई, जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को मैंडेटरी किया, लोकल लैंग्वेज को भी मैंडेटरी कर रहे हैं, स्पोर्ट को भी कर दे रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो शिक्षा व्यवस्था, प्राचीन शिक्षा व्यवस्था थी, उसमें कहीं न कहीं बदलाव आता नजर आ रहा है और जो नई शिक्षा प्रणाली है उसको थोड़ा एक्सपेंड किया जा रहा है ताकि बच्चे का एक सर्वांगीण विकास हो सके। जरूरी नहीं कि किताबों के ही माध्यम से हम उसके सर्वांगीण विकास को जस्टिफाई करें। इसी के साथ साथ सरकार ने बहुत सारे को-एडेड कोर्स चलाए हैं, नैतिक शास्त्र भी चलाया है, स्पोर्ट भी चलाया है और भी बहुत सारे कोर्स हैं जिनके माध्यम से हम बालकों को नवीन शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो शिक्षा की परिभाषाएं, क्योंकि क्या होता है कि शिक्षा को समझने के लिए हमको बहुत सारे जो राइटर्स होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, उनकी भी सहायता लेनी पड़ती है। तो क्योंकि कोई भी राइटर या कोई भी एजुकेशनिस्ट होगा तो उसने कुछ ना कुछ संदर्भ को संज्ञान में रख के ही रही शिक्षा की परिभाषा दी होगी। तो इस प्रकार से देखते हैं कि जो शिक्षा मानव की शक्तियों तथा निहित योग्यताओं का विकास है। ठीक है, कॉल्सनिक ने क्या बोला है कि शिक्षा मानव की शक्तियों तथा निहित योग्यताओं का विकास है। मतलब इनकी परिभाषा को अगर सरल शब्दों में हम कहें तो जो मानव के अंदर निहित शक्तियां होती हैं किसी भी चीज को लर्न करने की, उन्हीं शक्तियों को उन्हीं शक्तियों को शिक्षा का माध्यम माना गया है। तो कॉल्सनिक ने अपनी परिभाषा में स्पष्ट किया है कि व्यक्ति में ऊर्जावान होता है, उसमें योग्यताएं होती हैं सब कुछ करने की, सीखने की, और जो वो योग्यताएं और करने से जो उसमें परिवर्तन आता है वही उसकी शिक्षा का पार्ट होता है।
इसके बाद में देखते हैं कि शिक्षा नियंत्रित वातावरण में मानव विकास का क्रिया है। मतलब ध्रुव है, तो ध्रुव ने अपनी डिफिनेशन में बोला शिक्षा नियंत्रित वातावरण में मानव विकास की क्रिया है। मतलब इन्होंने भी अपनी परिभाषा में जस्टिफाई किया कि जो एक प्रॉपर इन्वायरमेंट होता है, जहाँ जैसे अगर मान लो प्रॉपर इन्वायरमेंट हम स्कूल लेते हैं, तो स्कूल में अगर हम शिक्षा ग्रहण करते हैं तो स्कूल के कुछ नॉर्म होते हैं, उनको हमको फॉलो करना होता है। उन्हीं नॉर्म के द्वारा हमको वहाँ पे जो भी एजुकेशन दी जाती है वही हमको सीख के अपने जीवन में परिवर्तन करते हैं। जो हमारा परिवर्तन का रूप स्वरूप दूसरा होता है, वही हमारी शिक्षा की नींव होती है। इस प्रकार से ध्रुव ने भी अपनी परिभाषा में स्पष्ट किया, शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास है जिनके द्वारा वह अपने वातावरण पर नियंत्रित करने की क्षमता प्राप्त करता है तथा अपनी संभावनाओं को पूर्ण करता है। ये जॉन डुई है, ये बहुत फेमस इंपॉर्टेंट है। जॉन डुई के बहुत सारे सिद्धांत भी हैं, ये फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने बहुत सारे जो बच्चों की शिक्षा से रिलेटेड बहुत सारे काम किए हैं। तो इन्होंने कहा कि अपनी परिभाषा में शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास है। मतलब व्यक्ति के अंदर बहुत सारी शक्तियां निहित होती हैं, बहुत सारे, क्योंकि क्या होता है जब हम बुद्धि के सिद्धांत पढ़ेंगे या बहुत सारे जो डेवलपमेंट के सिद्धांत पढ़ेंगे तो उनमें बताया जाता है कि व्यक्ति के अंदर किस किस तरीके की शक्तियां होती हैं। कोई भी बालक होता है वो बहुत जल्दी किसी चीज़ को सीख जाता है, बहुत सारे मेथड्स के माध्यम से हमको शिक्षा ग्रहण कराई जाती है। तो उन सभी जो व्यक्ति के अंदर मौजूद योग्यताएं होते हैं उनमें जो परिवर्तन होता है, जो हम ग्रहण करते हैं, उसी को हम शिक्षा का स्वरूप देते हैं। ठीक है, जिसके द्वारा वह अपने वातावरण पर नियंत्रित करने की क्षमता प्राप्त करता है तथा अपनी संभावनाओं को पूर्ण करता है। ये जॉन डुई ने बोला। इसके बाद में देता शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा के सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति है। ये किसने बोला है? ये महात्मा गांधी ने बोला है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा की सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति शिक्षा है। मतलब महात्मा गांधी ने कहा जब व्यक्ति अपने जो अंतर्निहित शक्तियां हैं उन्हीं शक्तियों को पूर्ण रूप से सीख जाए और अपनी सभी चीज़ों को एक सेट ऑफ रूल्स में अभिव्यक्त कर सके, जो अभिव्यक्ति होगी, क्योंकि क्या होता है जब हम कोई चीज़ सीख जाएंगे तो प्रॉपर वे में प्रॉपर तरीके से हर चीज़ बोलेंगे। तो जो प्रॉपर तरीके से में सेट ऑफ जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें जो हम चीज़ें अभिव्यक्त करेंगे वही हमारी शिक्षा का स्वरूप होंगे। क्योंकि जब हम कुछ सीखेंगे नहीं, किसके सामने कैसा बोलना, कहाँ हमको क्या चीज़ बोलनी चाहिए, कौन सा क्वेश्चन हमसे कोई कर रहा उसका रिस्पांस हमको कैसे देना, जब इन सभी शक्तियों में हम महारथी हासिल कर लेंगे तब ये हम सोचेंगे कि हमारे जो शिक्षा होती है, जो हमने एक शिक्षा के स्वरूप को ग्रहण कर लिया। इसके बाद में कुछ इंग्लिश के डिफिनेशंस हैं तो उसको भी देख सकते हैं। एजुकेशन इज द नेचुरल प्रोग्रेसिव एंड हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ मैंस इनिट्स पावर। इनका भी वही कहना है कि जो मैन के अंदर एक पावर होता है सीखने का, लर्न करने का, जो उसमें क्वालिटी होती है उसी को डेवलप करना ही शिक्षा है। ये किसने बोला है? पेस्टोलॉजी ने बोला। इसके बाद में देखते हैं एजुकेशन इज द अनफोल्डमेंट ऑफ व्हाट इज ऑलरेडी इनफोल्डेड इन द जर्न, इट इज द प्रोग्रेस थ्रू विच द चिल्ड्रन मेक्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ये फ्रोबेल ने बोला है। फ्रोबेल भी आप जानते हैं बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने भी वही बोला है कि जो व्यक्ति होता है, जो व्यक्ति या बालक को हम लेते हैं, बालक के अंदर जो इंटरनल और एक्सटर्नल मतलब आंतरिक और बाह्य दोनों तरीके से जो डेवलपमेंट शिक्षा के माध्यम से हमको दिखाई देते हैं वही व्यक्ति की शिक्षा का वास्तविक स्वरूप है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि जो परिभाषाएं हैं, चाहे वो इंडियन कॉन्टिनेंट के हिसाब से देखें चाहे फॉरेन कॉन्टिनेंट के हिसाब से, सभी ने बताया कि जो व्यक्ति के अंदर मौजूद अपार क्षमताएं होती हैं किसी भी चीज़ को करने की, किसी भी चीज़ को सीखने की, और सीख के हमको अपने जीवन में परिवर्तन करने की जो कला हमारे में विद्वान होती है वही हमारी शिक्षा का वास्तविक रूप होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि राइटर्स ने भी अपनी अपनी डिफिनेशंस को अलग अलग तरीके से बताया है। अब हम देखते हैं कि जो शिक्षा का वर्तमान स्वरूप कैसा है, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखते हैं कि जो मॉडर्न टाइम में जो शिक्षा होती है वो काफ़ी प्रैक्टिकली होती जा रही है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, या कह सकते हैं कि जो मॉडर्न टाइम की शिक्षा होगा पूरी तरीके से डिजिटल युग में जा रही है। तो हम देखते हैं कि वर्तमान समय में शिक्षा का क्या उद्देश्य है। ठीक है, वर्तमान समय में शिक्षा का उद्देश्य बालक के व्यक्तित्व का संतुलित विकास करना है। मतलब कह सकते हैं कि संतुलित का मतलब यही होता है कि बालक को
सभी तरीके से उसका डेवलपमेंट करना, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो संवेगात्मक हो। ऐसा नहीं सिर्फ हम संवेगात्मक विकास कर दें, बाकी शारीरिक और मानसिक विकास को हम छोड़ दें। तो इसमें कहा गया है कि बालक जो भी होगा, इसलिए जो कुकुरिकुलम एक्टिविटी है, जो सहगामी शिक्षा है, उसका भी इसमें समावेश किया गया कि बालक को जो स्कूली शिक्षा होती है उसके साथ साथ में स्कूल में को एक्टिविटीज़ कराना बहुत मस्ट कर दिया है। उसी एक्टिविटीज़, वो एक्टिविटी इसीलिए होती है ताकि बालक जो शारीरिक रूप से वो फिट हो सके। तो आज के टाइम में जो शिक्षा का माध्यम है वो एक्सपेंड हो चुका है, और हम देख ही रहे हैं कि शारीरिक हो, संवेगात्मक हो, मानसिक, सभी प्रकार के विकास की बात करता है। इसके बाद में हम स्पष्ट हो चुका शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास की प्रक्रिया ही शिक्षा है। ये प्लेटो का सिद्धांत, प्लेटो ने अपनी डिफिनेशन में कहा कि शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास की प्रक्रिया ही शिक्षा है। इसके बाद में देखते हैं शिक्षा की प्रक्रिया पूर्ण तथा मनोविज्ञान की कृपा पर निर्भर है। ये बी.एन. झा है, ये इंडियन एजुकेशनिस्ट हैं, इन्होंने बोला है कि शिक्षा की प्रक्रिया पूर्ण और तथा शिक्षा की प्रक्रिया पूर्णतः मनोविज्ञान की कृपा पर आधारित है। तो इन्होंने अपने डिफिनेशन में बोला कि अगर मनोविज्ञान, जो व्यक्ति का ब्रेन होता है, मनोविज्ञान में हम किसकी स्टडी करते हैं, किसी ने मन की बताया, किसी ने मानव व्यवहार की बताया, या जो व्यवहार होता है उसकी स्टडी करते हैं। तो इस प्रकार से देखते हैं कि जो मस्तिष्क होता है वो सेंट्रल में रह के शिक्षा को किस तरीके से ग्रहण करता है और किस तरीके से ग्रहण करके अपने होलिस्टिक जीवन में परिवर्तन करता है। वही जो परिवर्तन का स्वरूप होगा वही उसकी शिक्षा मानी जाती है। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक, समन्वित तथा प्रगतिशील विकास है। ये किसने डिफिनेशन किया? ये पेस्टालोजी ने बोला है कि जो पेस्टालोजी आप जानते हैं, मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने बताया कि शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियां, ठीक है, का स्वाभाविक, समन्वित तथा प्रगतिशील विकास है। ठीक है, तो इनकी डिफिनेशन से भी यही संदर्भ निकलता है कि जो व्यक्ति के अंदर मौजूद अपार शक्तियां होती हैं, क्योंकि इस धरती पे सभी व्यक्ति जब पैदा होते हैं सब समान होते हैं, बस किसी में कर गुजरने की क्षमता होती है, किसी में कर गुजरने की क्षमता नहीं होती है। किसी में जोखिम उठाने की क्षमता होती है, जो जोखिम उठा ले जाता है वो सक्सेस पा जाता है। जो डरता है कि हम जोखिम उठाएंगे तो शायद हम फेल हो जाए, या अपने एक इन्वायरमेंट में डर लगता है तो वो कहीं न कहीं रह जाता है। तो कह सकते हैं कि अगर दृढ़ निश्चय कर लिया अगर आपने कि हमको किसी चीज़ को पाना ही है, तो स्वाभाविक सी रूप है कि आप की प्रतिज्ञा जो होगी वो पूरी होगी, और जो पूरी होगी वही आपकी लगनशीलता, जो व्यक्ति के अंदर मौजूद इनेट्स क्वालिटी है, उसी को निखार देगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो आपके व्यक्ति के अंदर मौजूद इनेट्स क्वालिटी होती हैं उन्हीं को वास्तविक जीवन में लाना, वही उसका शिक्षा का मकसद होता है। इसके बाद में देखते हैं शिक्षा विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य बचपन से प्रौढ़ता की ओर प्रग्रसित होता है। ठीक है, शिक्षा विकास की वह प्रक्रिया जिसमें मनुष्य बचपन से प्रौढ़ता, मतलब कह सकते हैं कि उनसे कहा कि बच्चा जो भी लर्निंग करता है, जो भी सीखना स्टार्ट कर देता है, चाहे वो अपनी सोसाइटी से सीखे, चाहे अपने रिलेशन से सीखे, चाहे वो स्कूल से सीखे, चाहे वो फॉर्मल एजुकेशन हो या इनफॉर्मल, सभी प्रकार की एजुकेशन से जो हम बच्चा कोई सीखता है तो वो अपनी एज ग्रुप के हिसाब से, क्योंकि साइकोलॉजी में क्या है कि व्यक्ति को एज ग्रुप के हिसाब से डिवाइड किया गया है। तो पहले उसका बाल्यावस्था आती है, प्रौढ़ावस्था आती है, युवावस्था, बहुत सारी व्यवस्थाएं दी जाती हैं। तो जब वो प्रौढ़ावस्था में पढ़ता है, मतलब एक वो डेवलपिंग एज में होता है, बचपन से लेके जवानी में जब वो पढ़ता आता है, तो उस बीच में, उस ड्यूरेशन में अब वो बच्चा बहुत कुछ सीख जाता है, अपने परिवार, रिश्तेदार, नातेदार, किससे कैसा बोलना, कहाँ कैसे रिस्पॉन्स करना, वो सभी चीज़ें प्रक्रिया सीख जाता है। उसी प्रक्रिया को हम शिक्षा का माध्यम मानते हैं। ठीक है, ये किसने परिभाषा दी थी? ये रेमंड ने दी थी। इसके बाद में एक डिफिनेशन आती, शिक्षा नियंत्रण वातावरण मानव विकास की क्रिया है, G.W. थ्रोन ने बोला। इसके बाद में किंडरगार्टन के 3 मुख्य तत्व बताए हैं। ठीक है, जो किंडरगार्टन प्रणाली है आप जानते होंगे। ठीक है, सॉरी, लिंडगेन एक साइकोलॉजिस्ट है, इन्होंने बताया कि जो लिंडगेन ने बताया कि जो शिक्षा है उसके प्रमुख 3 तत्व होते हैं। लिंडगेन ने बताया कि शिक्षार्थी, अधिगमकर्ता और अधिगम परिस्थितियां, मतलब हमको लर्निंग करने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? शिक्षार्थी का होना बहुत जरूरी है, उसके बाद में अधिगमकर्ता का होना जरूरी है, उसके बाद में अधिगम परिस्थितियां, मतलब हमको एक ऐसा वातावरण मिलना चाहिए जहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से एजुकेशन को ग्रहण किया जाता है। इसलिए आप देखते हैं कि स्कूल्स और परिवार दोनों में बहुत सारा डिफरेंस होता है। स्कूल में बहुत सारे नॉर्म होते हैं, उनको आप
को वहाँ के नॉर्म के अकॉर्डिंग ही शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है। फैमिली में क्या होता है, कोई नॉर्म नहीं होता है, हम कभी भी कुछ भी किसी से वार्तालाप कर सकते, कभी भी पढ़ सकते हैं। तो जो फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन के द्वारा हम सीखते हैं या इनफॉर्मल से नहीं सीखते, दोनों एजुकेशन के माध्यम से सीखते हैं। लेकिन क्या है कि जो एक माध्यम का जरिया होता है स्कूल, उसके द्वारा क्या होता है कि हमारे ऊपर एक बैलेंसिंग होता है, जो एक सर्कमस्टांसेस, यहाँ पे जो परिस्थिति की बात की गई, परिस्थिति का मतलब जो होता है कि सेट ऑफ रूल्स में हम जो सीखते हैं वही हमारी एजुकेशन प्रॉपर वे में मानी जाती है। ठीक है, तो आज तो दोस्तों देखते हैं कि जो शिक्षा का मॉडर्न स्वरूप है वो काफ़ी बदल चुका है। और हम मॉडर्न स्वरूप की अगर बात करते हैं तो हम बालक के सर्वांगीण विकास, या बालक कहें या व्यक्ति से कहें, कि दोनों के सर्वांगीण विकास के शिक्षा का अर्थ निकालते हैं। जब तक व्यक्ति शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि प्रकार से सक्षम ना हो किसी भी चीज़ को ग्रहण करने में, किसी भी चीज़ को बोलने में या व्यक्त करने, तब तक हम उसको शिक्षित नहीं मानेंगे। सिर्फ साइन करना शिक्षा का मतलब नहीं होता है। जब तक हम किसी भी चीज़ को समझ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, या अपनी जो हमारी संवेगात्मक जो क्रियाएं हैं उनके द्वारा रिस्पॉन्स नहीं कर सकते, तब तक हम किसी को शिक्षित मानने का दायरा जो होता है वो हमारा संकीर्ण होता है। हम एक्सपेंड रूप में देखते हैं तो शिक्षा के सभी पहलुओं के बारे में जांच करेंगे। तो दोस्तों आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज के लेक्चर में मैंने आपको शिक्षा की जो बेसिक थ्योरी है, या शिक्षा की जो कुछ डिफरेंसेस हैं, या मॉडर्न शिक्षा और एशियन शिक्षा में क्या फ़र्क आता है, वो उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो दोस्तों आज अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ अगर आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड से अगर आप मेरे लेक्चर लेना चाहते हैं तो आप संस्थान के कॉन्टैक्ट नंबर से संपर्क कर सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मेरे चैनल को, मेरे लेक्चर को कमेंट, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।